जीएमसी ठीक है दीपक जी, इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, मैं वापस लौटती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस विमान हादसे पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है। पीएम मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली और सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने सीएम फडणवीस से बात की है और शोक जताया है इस पूरे हादसे पर। विमान हादसे में जिसमें अजित पवार की मौत हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की है और विमान हादसे की जानकारी ली और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले की जानकारी जो है वो सीएम से ली है। तो देखिए, लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं क्योंकि पूरे देश के लिए और जितने भी लोग उन्हें जानते थे राजनीति की वजह से या किसी भी अन्य वजह से, उनके लिए इस खबर को प्रोसेस कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये वो खबर जिसके बाद देखिए सब इस वक्त सन्नाटे में है, सन्न है। और दीपक जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। और अगर व्यक्तित्व की बात करें अजित पवार की, तो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को हमेशा वो साथ लेकर के चले, किसी भी कार्यक्रम की बात करें। और जाहिर तौर पर उन कार्यकर्ताओं का दुख अभी हम बयां नहीं कर सकते, वो अपने आप को आज अनाथ महसूस कर रहे होंगे दीपक जी। दादा पवार के नाम से जाने जाते थे, अजीत दादा उन्हें कहा जाता था। और अजीत दादा पवार जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच खासे लोकप्रिय थे। लोकप्रिय होने का कारण ये भी था कि वो कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पहचानते थे, कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह जानते थे, कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो मेल जोल था वो बड़ा सहज था, वो बड़ा सरल था। और कार्यकर्ताओं के जो भी काम होते थे, अजीत पवार उन काम के लिए कभी मना नहीं करते थे। तो अजीत पवार की एक खासियत थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को थाम के रखते थे, वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते थे। यही एक कारण था कि अजीत पवार इतने लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में न केवल चलते रहे, बल्कि उन्होंने अपना दबदबा और उन्होंने अपनी ताकत इसको बना के रखा। और ये दिखाता है ये दिखाता है कि अजीत पवार की पर्सनैलिटी किस तरीके की थी। अजीत पवार ने किस तरीके से अपने जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है उसको तैयार किया, और अजीत पवार ने किस तरीके से अपने उसी पॉलिटिकल हैसियत को, अपने पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को पूरे वक्त बनाए रखा। और अजीत पवार जो है वो उन नेताओं के अंदर, उन नेताओं में से थे जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच खासे लोकप्रिय थे। और अजीत पवार की एक खासियत थी कि वो किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई काम उनके पास आता था तो उसके लिए अजीत पवार कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर देते थे। ये उनकी खासियत थी और इसी के लिए अजीत पवार अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच खासे लोकप्रिय थे और 24/7 काम के लिए जाने जाते थे। अजीत पवार जो है वो काफी मेहनती थे, हमेशा काम करते रहते थे। यही उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी, यही उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। वो उन पॉलिटिशियंस में नहीं थे जो पॉलिटिक्स को पार्ट टाइम के लिए करते हैं, वो उन पॉलिटिशियंस में थे जो पॉलिटिक्स को 24/7 करते थे। और यही उनकी एक बड़ी खूबी थी। प्रेरणा, बिल्कुल, हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास, क्या तस्वीरें शरद पवार के घर के बाहर की आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी 2 मिनट पहले यहाँ से सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार यहाँ से निकल चुकी है एयरपोर्ट के लिए। अभी सुप्रिया सुले गाड़ी में आगे बैठी हुई थी और पीछे सुनेत्रा पवार बैठी हुई थी। और जैसा हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमें ये खबर थी कि 10 से 15 मिनट में परिवार यहाँ से निकलेगा। और अभी सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार यहाँ से निकल चुकी है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, शरद पवार के आवास की अभी भी कुछ लोग जो है वो अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल जो लोग मिलने आए थे, वो कुछ सांसद यहाँ मिलने आए थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। फौजिया खान मौजूद है, प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद है। लेकिन यहाँ से सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार निकल चुकी हैं। ये दोनों यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हैं और यहाँ से वो सीधे अब बारामती जाएंगी। लेकिन फिलहाल अब जो लोग मिलने आए थे वो लोग अब बाहर निकल रहे हैं। देखिए, तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं कैसे जो सांसद पहुंचे थे मिलने के लिए परिवार के लोगों से, वो अब बाहर निकल रहे हैं। और जिसकी तस्वीर आपको हम सीधे इस वक्त दिखा रहे हैं शरद पवार के आवास से, कि एक एक करके अब लोगों के यहाँ से निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये देखिए, तमाम लोग जो हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं, जो लोग भी यहाँ मिलने आए थे। देखिए, निशिकांत दुबे आपको दिख रहे होंगे, निशिकांत दुबे ड्राइव कर रहे हैं और वो इस वक्त यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो शरद पवार के घर निशिकांत दुबे पहुंचे थे, जो कि काफी देर पहले पहुंचे थे और ये मिलने पहुंचे थे परिवार से। वो अभी निकल चुके हैं, चूंकि सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार दोनों निकल चुकी हैं। तो
ये इसके बाद एक एक करके अब जो भी अंदर प्रियंका चतुर्वेदी पहुंची थी, फौजिया खान पहुंची थी, ये सब लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन परिवार यहां से महाराष्ट्र के लिए निकल चुका है। जी ठीक है रजनीश, और देखिए बारामती प्लेन क्रैश पर डीजीसीए का बयान भी आया है। बारामती एयरपोर्ट पर लियरजेट 45 विमान की क्रैश लैंडिंग, ये जानकारी दी गई है डीजीसीए की तरफ से। विमान रजिस्ट्रेशन VTSS के ऑपरेटर VSR और विमान में कुल 5 लोग सवार थे। डीजीसीए के मुताबिक अजित पवार भी विमान में सवार थे, उनके साथ एक PSO, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर थे और हादसे में किसी के भी बचने की सूचना नहीं डीजीसीए ने दी है। दीपक जी देखिए, जिस लगन की आप भी जिक्र कर रहे थे, अजित पवार का वो लगन चाहे काम के लिए चाहे राजनीति के लिए, वो अब देखने को नहीं मिलेगा और वो जो वैक्यूम है, वो जो शून्य अब बन गया है, उसको भरना अब नामुमकिन है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अजीत पवार के बारे में अगर बात की जाए तो अजीत पवार जो है उन दुर्भाग्यशाली लोगों में रहे जिनकी एयर एक्सीडेंट्स के अंदर मौत हुई है। इससे पहले कई सारे एयर एक्सीडेंट्स में नेताओं की मौत हुई है। अगर एक सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बताऊं, जितना मुझे याद पड़ता है ऑफेंड, वो मैं आपको बताता हूँ। माधवराव सिंधिया का इसी तरह एक प्लेन क्रैश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निधन हुआ था। इसके अलावा OP जिंदल और सुरेंद्र सिंह जो कि बंसीलाल के बेटे थे, उनका भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर निधन हुआ था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई सारे और नेता जिनके अंदर GMC बालयोगी शामिल थे, GMC निधन हुआ था। ऐसे कई सारे नेता हैं जिनका एयर क्रैश के अंदर निधन हुआ है और ऐसे ही नेताओं की सूची में अभी अजीत पवार का नाम है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीजीसीए ने अपनी बात कह दी है कि हादसे में किसी में बचने की सूचना नहीं है। दरअसल जो छोटे प्लेन होते हैं वो अपने आप में बड़े फैटल होते हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंसान जो है समय बचाने के लिए इन छोटे प्लेन का उपयोग करता है, इन छोटे प्लेन से चलता है। और वैसे भी बारामती में जो है कोई बड़ा प्लेन तो उतारा नहीं जा सकता, इसलिए बारामती तक छोटे प्लेन का इस्तेमाल अजीत पवार ने किया होगा। अजीत पवार इस तरह के प्लेन्स का इस्तेमाल कई बार कर चुके होंगे, लेकिन आज का दिन दुर्भाग्यशाली रहेगा। आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। ये शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा, ये शायद उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के प्लेन और इस तरह के विमानों का इस्तेमाल जो है वो कई सारे लोग जो है कई सारे नेता समय समय पर करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अजीत पवार के साथ जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, वो बहुत दुर्भाग्यशाली था। इसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। इसने पूरे देश को जो है वो स्टैंड स्टिल कर दिया है कि ऐसा हो गया है। लोगों को ये भरोसा भी नहीं हो रहा है। हमने देखा अभी उनका परिवार जो है मुंबई और मुंबई से बारामती के लिए रवाना होगा। अभी ये भी देखना होगा कि जो शव हॉस्पिटल पहुंचे हैं, अभी मैंने एक जगह पे जो रूरल SP थे उनको सुना था और उन रूरल SP ने साफ साफ कहा था कि अभी तक 3 शव हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तो इन 3 शवों में अजीत पवार का शव है या नहीं, ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अंतिम संस्कार के वक्त जो है वो कहाँ पर होता है, बारामती में होता है, मुंबई में होता है, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस पर भी हमारी नजर बनी होगी। लेकिन पवार परिवार के लिए अजीत पवार का जाना ये बेहद अपूर्णीय क्षति है। शरद पवार परिवार की जो पूरी राजनीतिक हैसियत थी वो अजीत पवार ने महाराष्ट्र के अंदर संभाल के रखी थी। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल दीपक जी, और देखिए उनका जो राजनीतिक पैठ था उसको लेकर के मैं आपसे देखिए कुछ बातें जानना चाहूंगी। वापस लौटते हैं, इस बीच अरविंद सावंत की बाइट आ रही है और क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। और सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, अर्थ मंत्री थे, तब नजदीक आना हुआ, मिलते रहे। एक दिलदार पारदर्शी इंसान, राजनीतिक नेता भी, जबान दी मतलब दी, फिर पीछे नहीं हटना, ऐसा उनका स्वभाव था। काम के बारे में अगर कुछ कहूँ तो अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो समझ लेना, चिंता ही नहीं करना, कहीं दौड़ने की बात नहीं आती। ना कहा तो ये नहीं था कि राजनीतिक ना नहीं कहते कभी, राजनीतिक ना नहीं, भाई तकनीकी होगा या कुछ मामला होगा या कुछ भी तकलीफ होगी तो बोलेंगे ये थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान नहीं मिलेगा सर। राजनीति में बहुत सारे उन्होंने कदम उठाए, लेकिन आज पवार परिवार के ऊपर भी पहाड़ गिरा है।
और मैं व्यक्तित्व क्योंकि जो कुछ संबंध निर्माण हुए आज भी वो वहाँ थे, लेकिन बात करते थे, कार्यक्रम में मिलते थे, दिलदार से बात करते थे, कभी बात करने में हिचकिचाहट नहीं थी, मन में कोई ऐसे अड़कल ही नहीं थी। अब ऐसे इंसान जब राजनीति में खो जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है। आज जो कुछ पुणे में खास करके उनके क्षेत्र में प्रगति दिखती है उसमें उनका बड़ा योगदान है। हमारे आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से उनका बड़ा योगदान है हुआ। ऐसे व्यक्ति को खोना बहुत बुरा लगता है। एक कैसे होता है, हवाई जहाज उड़ गया, उतरते समय गिरता है, पता नहीं जहाज तो होगी लेकिन क्या होगा, हमारा इंसान तो खोया। महाराष्ट्र में एक अच्छा पारदर्शी नेता खोया है और मैं उनको समर्पित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो दीपक जी, आपने सुना कैसे ये जो बयान अब आ रहे हैं, साफ तौर पर इसमें दर्द छलक रहा है। जुबान दी तो दी, ये स्टेटमेंट साफ तौर पर दिखाता है, पूरा एक दो टूक में व्यक्तित्व बता दिया अरविंद सावंत ने अजित पवार का। बिल्कुल, अरविंद सावंत वही बता रहे थे जिस बात को मैं कह रहा था, जुबान दी तो दी। अजित पवार उन नेताओं में से थे जो किसी भी काम के लिए बहाने नहीं बनाते थे। अगर कोई कार्यकर्ता उनके पास पहुंच गया, इसका मतलब ये होता था कि अजित पवार या तो उसका काम कर देंगे या उसको टेक्निकल कोई रीजन बता देंगे कि इस काम को मैं इस कारण से नहीं कर सकता। अगर अजित पवार ने कह दिया है कि कोई काम होगा तो निसंदेह होगा, बिल्कुल होगा। उनकी बहुत शानदार पकड़ ब्यूरोक्रेसी पर थी, उनकी बहुत शानदार पकड़ अपने महकमे पर हुआ करती थी, उनकी बहुत शानदार पकड़ उन कर्मचारियों पर होती थी जो उनके मातहत उनके लिए काम किया करते थे। और अजित पवार का जो है डंका मंत्रालय के अंदर बजा करता था, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अजित पवार का इस तरीके से चला जाना महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा शून्य पैदा करेगा, प्रेरणा। और यहाँ पर एक बात बड़ी साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे बिरले ही लोग होंगे जिन्होंने इस तरीके से, इस ठसक के साथ अब महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर, राज्य की राजनीति के अंदर काम किया हो। तो ये बताता है कि अजित पवार की पर्सनालिटी किस तरीके की थी। अजित पवार जो है हीले हवाले में या अननेसेसरी लोगों को लटकाने में भरोसा नहीं करते थे। दो टूक बात करते थे, दो टूक बात कहते थे और दो टूक अंदाज के अंदर अपना काम किया करते थे। इसी के लिए अजित पवार जाने जाते थे और इसी के चलते अजित पवार जो है वो बिल्कुल अलग तरह के राजनेता महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर थे। आप देखिए, शरद पवार से उनका मनमुटाव अभी हुआ है। शरद पवार से अलग वो अभी देवेंद्र फडणवीस की सरकार में रहे हैं, लेकिन इससे पहले कई दशक तक वो पवार परिवार की राजनीति को उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर थाम के रखा था। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बारामती और पुणे का जितना विकास हुआ है और बारामती को जिस तरीके से आप एक आधुनिक कस्बे के तौर पर देखते हैं, उसमें शरद पवार के साथ साथ अजित पवार का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और हमने पिछले चुनाव के अंदर देखा था कि किस तरीके से सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले जब आमने सामने हो गए थे तो किस तरह से बारामती के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई थी कि किसको वोट दिया जाए और किसको वोट न दिया जाए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी जो लोगों ने महसूस किया था बारामती के अंदर। तो बारामती का जो विकास हो, पुणे का जो विकास हो, आसपास के इलाके का जो विकास हो, उसमें अजित पवार की एक बेहद महत्वपूर्ण और अजित पवार की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और प्रेरणा, यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना होगा कि अजित पवार जो है उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने दबदबे को लंबे समय तक बरकरार रखा है। राजनीति में ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है। राजनीति में अलग अलग गठबंधनों के साथ सरकारों के अंदर शामिल होना ये भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अजित पवार के अंदर वो कला थी कि अजित पवार किसी भी गठबंधन में न केवल फिट बैठ जाते थे बल्कि उसी ठसक के साथ काम किया करते थे और उसी ठसक के साथ वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार के अंदर भी काम कर रहे थे। और इस बीच हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और देखिए, इस वक्त बहुत दुखद खबर है, विमान हादसा हुआ जिसमें अजित पवार की मौत हो गई है। इस अपूर्णीय क्षति को आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, दीपक चौरसिया जिस तरीके से बता रहे थे कि बहुत बड़ा नुकसान है, मंजे हुए बहुत ही सीनियर लीडर थे। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कहा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान है।
महाराष्ट्र की राजनीति में, मैं महाराष्ट्र में मुंबई में बीते 32 साल से रह रहा हूं, तो मैं जान रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल एक खालीपन सा आ गया है। एक ऐसे नेता जो अपने बेधड़क अंदाज के लिए जाने जाते थे, जो अपने तेज तर्रार नजरिए के लिए जाने जाते थे, अपने व्यवहार के लिए जाना जाते थे, और साथ में उनका एक अंदाज था कि भाई जो कह दिया सो कह दिया। वो कभी मतलब ऐसा नहीं कि अपने चाचा शरद पवार से बिल्कुल डिफरेंट थे राजनीतिक बिहेवियर के मामले में, अगर हम कहा जाए तो। ये तो सभी जानते हैं, आप दर्शकों को बता भी चुके होंगे कि शरद पवार की उंगली पकड़ कर ही उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा, एबीसीडी सीखी। और शरद पवार के अगर असली बैकबोन के तरीके से अगर हम देखते हैं, समूचे महाराष्ट्र में जब से विदेशी मूल का मुद्दा सोनिया गांधी को लेकर जिस तरह कांग्रेस से अलग हुए शरद पवार, और शायद 1999 में ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी ना, एनसीपी, उस दरमियान जो है उसके बाद से लेकर महाराष्ट्र में अदरक के पंजे की तरह जहां भी वो जमे, शरद पवार की पार्टी जमी, उसमें जो है अजित पवार का सबसे बड़ा हाथ था, अजित पवार का। और देखिए एक बात जब भी ये आती थी कि अगला जो है एनसीपी का असली वारिस कौन होगा पार्टी का। हालांकि देखिए दो फाड़ होने के बाद की तस्वीर छोड़ दीजिए, अभी जो यहाँ पर सरकार बनी उससे ठीक तौर पर असली वारिस के तौर पर अगर जब बात होती थी, हालांकि वारिस तो खैर बाद में बन ही गए पार्टी के, लेकिन ये बात होते थे कि महाराष्ट्र की बात की जाए, स्टेट की बात की जाए, जो अजित दादा, उनको दादा के नाम से महाराष्ट्र में जानते हैं। आप किसी से भी कभी अचानक भी मिल लिए, भाई कहाँ गए थे, मंत्रालय गए थे, दादा से मिलने गए थे, दादा मंस एकच दादा, एक ही दादा, वो अजित दादा पवार के नाम से फेमस थे, उनको इसी नाम से ज्यादा जाना जाता था। पुणे हो, मावल एरिया हो, आपके पूरा लोनावाला एरिया हो, इस पूरे एरिया में, बारामती में है, वो तो उनका गढ़ था। लेकिन समूचे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजनीति में करीब करीब 4 दशक की बात करते हैं, बहुत ही जबरदस्त उनका रुतबा रहा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। 8वीं बार, सबसे ज्यादा बार यहाँ की राजनीति में उप मुख्यमंत्री बने, कई बार कैबिनेट मंत्री बने, और उनका अंदाज जो है बेधड़क, धाकड़, राखड़ नेता के तौर पर जाने उनकी तस्वीर रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। और शरद पवार के लिए सबसे बड़ा नुकसान अगर पार्टी और परिवार के तौर पर देखा जाए, शरद पवार परिवार के तौर पर, तो सबसे बड़ा नुकसान शरद पवार को हुआ है भतीजे के गुजर जाने पर, अजित पवार के गुजर जाने पर। ये बहुत बड़ा नुकसान कह सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। और देखिए खासकर कभी भी कोई भी गरीब से गरीब और कोई भी आदमी चले जाए उनके पास मिलने के लिए, कभी भी ऐसा नहीं कि मिलने से मना कर देते थे, इन पर्सन मुलाकात होती थी। ठीक है संजय जी, मैं वापस लौटती हूँ और बातें आपसे जानेंगे, क्योंकि आपने महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखा भी है। और हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं शरद पवार के घर के बाहर से। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अभी भी कुछ सांसद के आने का सिलसिला जारी है। अभी नीलेश लंके पहुंचे थे और वो बिल्कुल रो रहे थे कैमरा के सामने। वो बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए और उनका जाना हमें बहुत दुख दे गया। अभी जब वहां पर चुनाव था, हम लोग साथ में बैठे थे, बातचीत हुई थी, उनको याद कर रहे थे और वो बोल नहीं पा रहे थे, काफी भाव विभोर थे। तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और जिस तरीके से एनसीपी अब साथ में होकर दोनों पार्टी एक बड़ी पार्टी का रूप लेने जा रही थी और जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, उस बीच में अजित पवार का जाना, अजित पवार ने जिस तरीके से पार्टी को खड़ा किया और अजित पवार का जो योगदान रहा, जो भी सांसद जिस तरीके से बोल रहे थे कि ये ऐसी दुर्घटना कभी हुई नहीं, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति हो गई है, और जिस तरह से वो रोते हुए घर के बाहर निकले, तो वाकई बहुत भाव विभोर हैं जो तमाम एनसीपी के नेता हैं, सांसद है। और इस वक्त भी जो तस्वीर है शरद पवार के घर की, आपको तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग जो मिलने आ रहे हैं, चूंकि अब यहाँ पर कोई ज्यादा है नहीं लोग, क्योंकि सुप्रिया सुले भी निकल चुकी हैं, सुनेत्रा पवार भी निकल चुकी हैं, फिर भी जिनको खबर मिल रही है वो यहाँ पर जरूर पहुंच रहे हैं और उसके बाद फिर वो बाहर निकल रहे हैं। अभी जिस तरीके से हमने देखा कि जो ठीक है रजनीश, मैं रोकना चाहूंगी इस बीच। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आज सकाळी जेव्हा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबईतून बारामतीला घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा अपघात झाल्याची बातमी कळली, तेव्हा आम्ही सगळे प्रार्थना करत होतो की अशी कोणत्याही प्रकारची बातमी कानावर येऊ नये आणि अजितदादा पवार हे सही सलामत त्या अपघातातून बाहेर यावेत। पण दुर्दैवानं ती धक्कादायक आणि दुःखद बातमी आमच्या कानावर आदळली।
अजितदादा पवार यांच्याशिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण हे बेचव आणि आळणी होईल. त्यांचं व्यक्तिमत्व गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतोय. दिलखुलास, रोखठोक, कार्यकर्त्यांना हवाहवासा वाटणारा नेता. त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्रावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे. त्यांचं बोलणं, त्यांच्या कामाची पद्धत, त्यांची प्रशासनावरची पकड, या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्राच्या मनात कायम राहतील. बारामती आणि त्यांचं एक नातं होतं आणि त्याच बारामतीमध्ये त्यांना मृत्यू यावा हा एक विचित्र योगायोग आहे. श्रद्धांजली त्यांना कधी वाहावी लागेल असं कधी मनात आलं नाही. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीचं राजकारण केलं. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांचं म्हणणं होतं की कॅबिनेटला पूर्ण तयारी करून देणारे ते मंत्री होते. राज्याच्या प्रश्नांचा त्यांना अभ्यास, विशेषतः पाटबंधारे, पाणी या संदर्भात त्यांचा अभ्यास पक्का होता. शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांचं काम राहील. शरद पवारांनी त्यांना राजकारणात आणलं आणि नंतर गेल्या 2-2.5 वर्षापासून त्यांनी शरद पवारांशिवाय राजकारण महाराष्ट्रात सुरू केलं. त्या राजकारणाचा असा अकाली अंत होईल असं कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हतं. मी जे मगाशी म्हणालो की अत्यंत कार्यक्षम मंत्री म्हणून त्यांचा लौकिक होता. त्यांना मिळालेलं प्रत्येक पद हे राजकारणासाठी तर वापरलंच त्यांनी, पण कार्यकर्त्यांसाठी, जनतेसाठी, विकासासाठी त्यांनी वापरलं. तो लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और दीपक जी, अजित दादा पवार का यूं चले जाना सबको भावुक कर रहा है और पवार परिवार पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. तो दीपक जी का रुख करना करेंगे, उनसे संपर्क अभी टूट गया है. और संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी. देखिए, आपने सुना, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है क्योंकि अभी इसको प्रोसेस कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सबको ये भावुक कर देने वाला क्षण है. और जैसा कि मैंने ये सवाल अभी पूछा भी कि जो पवार फैमिली है उस पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. संजय जी, मेरा सवाल ये आपसे. ये बहुत डिस्टर्बेंस है, समझ में नहीं आ रहा आप कौन क्या बोल रहे हैं आप. जी संजय जी, देखिए, मेरा सवाल ये है कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ उनको याद कर सकते हैं और अजित दादा पवार, उनका यूं चले जाना सबको भावुक कर रहा है और जो पवार फैमिली है उस पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ये बहुत बड़ी घटना है, दुर्घटना है. आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी, अलग अलग पार्टियों के नेता, ये सब जो है इस पे अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं. और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सचमुच बहुत बड़ा नुकसान है. वो जननायक के तौर पर देखे जाते हैं अपने एरिया में, अपने जहां से भी वो उनका चुनाव क्षेत्र है, उनका गृह क्षेत्र है, बारामती, पुणे, उनको लोग जननायक के तौर पर देखते थे और लोगों के नेता थे, आम इंसान के नेता थे और आम इंसान के लिए खड़े रहते थे. कोई मिलने जाता था, ऐसा नहीं कि भाई कल मिलेंगे वाला चक्कर नहीं था. कोई चला गया, मिलते थे. और देखिए, सबसे बड़ी बात उनकी एक पहचान थी. अपने गांव की बात हो या फिर अपने क्षेत्र की बात हो, चुनाव क्षेत्र की बात हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो, ज्यादातर लोगों को ना वो नाम से जानते थे.
पहचान से जानते थे। ऐसे नेता बहुत कम मिलेंगे आपको और बेधड़क निर्णय लेते थे, फैसले लेते थे और 8 बार वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे, ये रिकॉर्ड है। और प्रशासनिक अनुभव भी उनके पास बहुत तगड़ा रहा है और किस तरीके से अपनी पार्टी को मैनेज करने की बात हो, पवार साहब के साथ तो खैर वो एकदम युवा काल से ही उन्होंने राजनीति सीखी महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में एनसीपी को जो है बहुत मजबूती अगर दी है, तो बैकबोन की तरह शरद पवार की पार्टी के बैकबोन की तरह अगर हम देखें और सभी मानते हैं, मानेंगे भी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अजित पवार ही असली ताकत रहे। और देखिए जब भी बात हो रही थी वारिस की कि एनसीपी की का जो है असली वारिस कौन होगा, शरद पवार जो है उनके बाद कौन संभालेगा, इस पर जब भी चर्चा होती थी तो ये बात होती थी कि अजित दादा पवार, दादा बोलते थे, अजित दादा दादा होंगे असली वारिस। तो लेकिन ये बात जरूर होती थी कि उनकी बेटी है सुप्रिया सुले, राष्ट्रीय स्तर पर वो नेता है, सांसद लगातार रही हैं, अभी भी हैं, तो वो जो है असली वारिस हो सकती है क्या, सवाल उठते थे। लेकिन नहीं, बात होती थी कि अगर राष्ट्रीय बात होगी, नेशनल लेवल की बात होगी तो ये होंगे सुप्रिया सुले। लेकिन सुप्रिया सुले राष्ट्रीय चेहरा हो सकती हैं, लेकिन महाराष्ट्र के जमीनी नेता के तौर पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर अजित दादा पवार ही असली वारिस जो है एनसीपी के, शरद पवार के जो है वही हो सकते हैं और इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खैर इसके बाद अभी हालिया 2 साल पहले घटना घटी कि एनसीपी के 2 फाड़ हो गए, उसके बाद बिल्कुल संजय जी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और इससे पहले उन्होंने सीएम से बातचीत भी की थी। साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात करके पूरे मामले को जाना था, जानकारी हासिल की थी और अब प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। जाहिर तौर पूरा देश इस वक्त शोक की लहर में डूबा है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जाहिर तौर पर ये दुख की घड़ी है, शोक की लहर है, पूरे राजनीतिक जो माहौल है वो इस वक्त गमगीन है और अजित पवार के निधन पर दुख जताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। लगातार रिएक्शंस देखिए अब सामने आ रहे हैं और इस वक्त आप किसी को भी अगर सुनेंगे तो सब इस वक्त कह सकते हैं कि काफ़ी इमोशनल हैं, क्योंकि इस क्षण की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके से अजित दादा पवार जिन्हें प्यार से कहा जाता था वो यूं साथ छोड़ देंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में गहरी पकड़ उनकी थी और अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे और आज वो हम सब के बीच में नहीं है। और इस खबर को खासतौर पर वो लोग जो उनके आसपास रहते थे, उनसे जुड़े हुए थे, उनके लिए प्रोसेस कर पाना, इस पर भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। और प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। समर्थक हैं, उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से भी। थैंक यू। तो लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट भी जुड़े हुए हैं जो कि हमें देखिए महाराष्ट्र की राजनीति को संजय जी आपने करीब से देखा है। मैं आपके पास आना चाहूँगी, किस तरीके से राजनीतिक पैठ रही अजित पवार की वो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए उनके व्यक्तित्व का आज हम सब जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अब वो व्यक्तित्व, वो जो उनका मिजाज था वो देखने को नहीं मिलने वाला है। उनका दमखम था महाराष्ट्र की राजनीति में, उनके जैसे। दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। आज से बजट सत्र सर शुरू हो रहा है सर, उत्तर प्रदेश शोक की लहर है। मैं वापस लौटूंगी संजय प्रभाकर जी, इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश भी जुड़े। और रजनीश, क्या कुछ अपडेट है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शरद पवार के घर के बाहर, किस तरीके का माहौल? देखिए प्रेरणा, बहुत ही गमगीन सा माहौल है और बहुत ही दुखी था परिवार जब यहाँ से निकला। हम यहाँ पर मौजूद थे जब सुप्रिया सुले निकली, उनकी साथ सुनेत्रा पवार गाड़ी में बैठी हुई थी, उनके पुत्र थे, तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। आगे की सीट पे सुप्रिया सुले बैठी हुई थी और सभी के चेहरे बिल्कुल गम में डूबे। विमान दुर्घटना में दुखद निधन पूरे देश को
पूरे महाराष्ट्र को शोक में पहुंचा दिया है। और ऐसी दुखद जब दुर्घटनाएं कोई होती हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन अजीत पवार जी महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम थे। आज चुनाव प्रचार के लिए वो बारामती की ओर जा रहे थे। जब लैंडिंग का समय आया उसी समय विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से डिप्टी सीएम सहित श्री अजीत पवार जी सहित जो उनके साथ में सवार थे उनके भी निधन का समाचार मिला है। मैं इस पर बहुत दुख जाहिर करता हूं। उनके परिवार, उनके समर्थक और महाराष्ट्र की जनता जो अजीत पवार जी के निधन से दुख के सागर में डूब गई है, भगवान से प्रार्थना करता हूं, श्री रामलला से प्रार्थना करता हूं कि उनको यह दुख सहने की शक्ति दें और उन्हें अजीत पवार जी को अपने चरणों में स्थान। देखिए, पूरा देश इस वक्त गमगीन है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी मौजूद है। अनुराग जी, देखिए, बेहद दुखद खबर आज इस दिन की शुरुआत इस खबर के साथ हुई है। किस तरीके से आप इस अपूर्णीय क्षति को देखते हैं? अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में दमखम रखते थे। 4 दशक तक अजित पवार को राजनीति में देखने के बाद अचानक इस तरह का समाचार मिलना मेरे लिए भी पर्सनली, हम पत्रकार होते हैं, हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है। लेकिन 4 दशक तक जिसको काम करते देखा है उसका अचानक इस तरह चले जाना एक झटका सा लगता है हमको। हम लोग जो है वो तो ये हम लोग को जो ऐसा एक तरह का, जैसे हम पत्रकारों के लिए भी एक तरह सदमे की बात है। अजित पवार एक तूफान का नाम था। वो तूफान की तरह आते थे। जैसे आप इंदिरा जी के जीवन में संजय गांधी को ले लें, वो जो जिस तरह का तूफान था वैसा ही तूफान लगभग अजित पवार इस पवार परिवार में, एनसीपी में और महाराष्ट्र की राजनीति में रहे। उनका अचानक चले जाने से जो संकट आन पड़ा है, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति एक तरह से गड़बड़ा जाएगी, ऐसी स्थिति आन पड़ी। एनसीपी में इस बार वो भले वो चले गए हों बीजेपी के साथ, लेकिन पिछला अभी कुछ दिनों पहले जो नगरपालिका चुनाव, महानगरपालिका के चुनाव हुए, उनकी पार्टी ने अलग से लड़ा और वो अपने चाचा की पार्टी के साथ मिलकर के एनसीपी इकट्ठा होने की बात हो रही थी। अजित पवार अब उसके अध्यक्ष होंगे और अजित पवार पार्टी को चलाएंगे, ऐसा जो है ऐसा रूप हमको नजर आ रहा था। पर वैसा जो है वो वैसा होता बिल्कुल होते होते बिल्कुल ऐसा हुआ। एनसीपी फिर से एक तरह से, शरद पवार जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और फिर एनसीपी की स्थिति फिर से एक तरह से, एक बार जब पार्टी टूटी थी तो शरद पवार अकेले रह गए थे। पूरे एनसीपी पे संकट है कि आइंदा उसको लीड कौन करेगा, और वो लीड एक शक्ति के तौर पे रहेगी तो शक्ति का रूप क्या होगा, ये आकार क्या लेगा। और जो पार्टी में शरद पवार को छोड़ करके एन मास हर जिले के नेता चले गए थे उनके साथ, अब अजित पवार के ना रहने से उनकी क्या स्थिति बनेगी, उन सब पर जो दुख जो छाया होगा, उसके अलावा अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी इस समय वो क्या महसूस कर रहे होंगे, ये एक प्रश्न जो है खड़ा। और ये सरकार अजित पवार के बिना किस तरह चलेगी। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को काउंटर रखने के लिए अजित पवार को लिया था। पार्टी वैसे बन गई थी, खड़ी थी, अब वो पार्टी डगमगाएगी तो उस पर इस सरकार का क्या असर होगा। कई सारे फैक्टर महाराष्ट्र की राजनीति मेरे दिमाग में आ रहे हैं। वो परिवार का क्या होगा ये भी समझ में आ रहा है। शरद पवार खुद इसको किस तरह लेंगे, वो अपने भतीजे से बहुत प्यार करते रहे, उसको बार बार उनकी वो सब, इससे पहले भी अजित पवार सरकार तोड़ करके चले गए थे, 80 घंटे में वो सरकार टूट गई थी, शरद पवार ने माफ कर दिया और फिर से उनको डिप्टी सीएम बना दिया। ये इस तरह का परिवार की बॉन्डिंग। ठीक है अनुराग जी, आप बने रहिए हमारे साथ और जानकारी आपसे हासिल करेंगे और डिस्कशन करेंगे। इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। बारामती हादसे पर डीजीसीए का बयान सामने आया है। बारामती एयरपोर्ट पर हादसा हुआ, डीजीसीए की तरफ से यह ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। प्लेन में 5 यात्री सवार थे। प्लेन ऑपरेटर वीएसआर लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट का हादसा हुआ है। डीजीसीए ने यह ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है और हमारे संवाददाता मुंबई से मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, अब डीजीसीए की तरफ से, जैसा कि आपने बताया था कि हम स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे, स्टेटमेंट भी आ चुका है और परिवार वाले भी अब से थोड़ी देर बाद ही मुंबई पहुंचते भी होंगे। मनीष,
प्रेरणा, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मुंबई से जितने भी बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, सभी जो है वो बारामती की तरफ रुख कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम और डेप्यूटी सीएम जो हैं वो भी बारामती पहुंच सकते हैं। लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की है। तो तमाम जो नेता हैं अब वो बारामती की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ जो लोकल रहवासी हैं उनकी भी कुछ जानकारी सामने आई है कि वो बता रहे थे कि जब ये लैंडिंग वाला मामला है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है देना, कि जब वो रनवे पर जो लैंड कर रहा था फ्लाइट, तब उन्होंने देखा वहां पर लैंड करते हुए, और जो स्थानीय है उनके मुताबिक कि लैंडिंग के दौरान कुछ उसमें टेक्निकल इशू हुई, अब क्या हुई है वो तो जांच का विषय है, लेकिन कुछ धमाके सुने तो उसमें कुछ फायर निकलते हुए देखा उन्होंने, और जिसके बाद वहां पर पहुंचने पर तुरंत हादसा, ये तमाम चीजें हो चुकी थी। तो ये वहां पर जो रहवासी हैं, जो वहां के निवासी हैं, गांव वाले हैं, वो ये अपने आंखों देखी चीजें जो है वो बता रहे हैं फिलहाल। लेकिन फिलहाल मुंबई की बात बताएं आपको, तो मुंबई में इस समय तमाम सियासी दल जो हैं वो अपने अपने तरीके से शोक जता रहे हैं। हमने अभी खुद देखा कि चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, जो सियासी जो आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता, और हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवारजनों को हिम्मत दें इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। ईश्वर के सामने हम सब झुक जाते हैं, पर ईश्वर ही सभी का ध्यान भी रखता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवारजनों को हिम्मत दे और अजीत दादा को शांति दे। अजीत दादा का इस दुखद हादसे पे वास्तव में हम सब महाराष्ट्र के सभी लोग शोक में हैं। देखिए, इस दुखद खबर के बाद से पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। जितनी भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सब इस वक्त देखिए शोक व्यक्त कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं, क्योंकि इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कल्पना से परे वो नाम जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में टॉप नामों में आता था और एक पैठ अपने आप में उनकी पकड़ थी महाराष्ट्र की राजनीति में, और आज वो हम सबके बीच में नहीं है। जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहें लाइव टाइम्स।